जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लूसेंट टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा लॉन्च किए गए बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के टेस्ट नंबर 9 के सभी 100 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप हमारे आंसर करने से पहले खुद आंसर कीजिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप 100 में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया है? तो ये पटना में किए हैं। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किए गए हैं। आगे है, निम्नलिखित किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो ये वाराणसी आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4 है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला पॉइंट है, विश्व स्तर पर 112 देश के 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब है। ये सही कह रहे हैं। आगे है, भारत में 234 बिलियन लोगों में से भारत में 234 बिलियन लोग गरीबी में जी रहे हैं, जो कि सबसे अधिक संख्या में अत्यंत गरीब देशों में से एक है। दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको प्राप्त हुआ है? ये वर्ष 2024 का पूछा हुआ है, अलेक्जेंडर डन हो जाएंगे। और वर्ष 2025 में ये अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रश्न संख्या 6 के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 6 में है, रौस हसना निम्नलिखित में से किस समुदाय के नववर्ष के रूप में मनाए जाते हैं? ये यहूदी समुदाय के नववर्ष के रूप में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तटों में रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पील बॉक्स नजर आए हैं? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय का पील बॉक्स ये विशाखापत्तनम में नजर आए हैं। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध से अगर क्वेश्चन थोड़ा पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो इसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 को किए गए थे। और इसका अंत कब हुआ था? तो इसका अंत 2 सितंबर 1945 को कर दिया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश ने किया है? याद रखिएगा, कोई भी दाना को हम लोग कैसे खाते हैं? दांत से कतर के खाते हैं। तो दाना का नामकरण कतर के द्वारा किया गया है। और वहीं आपसे यदि पूछा जाएगा रेमल का नामकरण कौन किया है, तो रेमल का नामकरण जो है फ्रेंड ये ओमान किए हैं। और म्यांमार के बारे में पूछा जाए तो इन्होंने मोचा चक्रवात का नामकरण किया है। मोचा के अलावा याद रख लीजिएगा म्यांमार का ताउते, मोचा के अलावा म्यांमार का रख लीजिएगा याद, एक ताउते चक्रवात का नामकरण क्या है। कहीं कहीं तौकाते भी देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट पाकिस्तान से थोड़ा देख लेते हैं। तो गुलाब चक्रवात का नामकरण कौन किया है? पाकिस्तान। और असना का नामकरण कौन किया है? ये भी पाकिस्तान किए हैं। प्रश्न संख्या 9 के प्रश्न को देखते हैं। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए सत्य कथन की जांच हम लोग करते हैं। पहला पॉइंट है, इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, सही है। आगे है, न्यूजीलैंड की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब पहली बार अपने नाम किया। दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। और आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2026 की बात करें, ये कहाँ होगा? तो ये इंग्लैंड में होंगे, याद रख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 के प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश के कैली शहर में किया गया है? तो ये कोलंबिया में किए गए हैं फ्रेंड, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। कहाँ पर? तो कोलंबिया में। COP16 कोलंबिया में ही फ्रेंड जो कैली शहर है, यहाँ पर कैली फंड की स्थापना की गई थी COP16 के दौरान।
और बोलेंगे कैली फंड को लॉन्च कहाँ किया गया, तो ये जो है इटली में फ्रेंड लॉन्च किए गए थे, इटली में। और वहीं यदि COP29 की बात करें तो ये कहाँ हुआ है फ्रेंड, तो ये बाकू अजरबैजान में हुए हैं, याद रखिएगा। और COP30 की यदि बात करें तो ये बेमेल ब्राज़ील में हुआ है, याद रख लीजिएगा। कहाँ पर, तो ब्राज़ील में। ये प्रश्न पूछा हुआ है COP30 के बारे में अभी अभी एग्जाम में। प्रश्न संख्या 11 के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर तसांग यांग ग्यात्सो पीक रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो फ्रेंड इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। बाद बाकी आगे हम आपको जानकारी शेयर करते हैं। नाटो की यदि स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किए गए थे। नाटो का हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो मार्क रूटो। इसके वर्तमान में हेड कौन है, मार्क रूटो। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि नाटो का 32वां सदस्य कौन है, जो आखिरी सदस्य है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, स्वीडन। कौन है, स्वीडन। चलिए, उम्मीद करेंगे आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे CSIR कहते हैं, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, बिल्कुल सही है। अगला है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम और जगह है थुम्बागांव, यहाँ पे 1963 में किया गया था, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 14 के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन का चयन करना है। पहला है, लॉर्ड मिंटो को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, ये तो गलत है ना। आगे है, लियोनस कार्टियस को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है, ये भी गलत है। ये क्या किया है फ्रेंड, दोनों उल्टा लिख दिया है। जैसे बोलेंगे द्वैध शासन का जनक कौन है, तो ये हो जाएंगे लियोनस कार्टियस, ठीक है। अब आगे याद रखिएगा, बोलेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन इसके जनक कौन है, तो ये हो जाएंगे लॉर्ड मिंटो। मतलब एक दूसरे का उल्टा है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे सही पूछा था, तो कोई सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। आगे है, भारत के संविधान के उद्देशिका में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है, तो आर्थिक न्याय का उपबंध जो है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 16 के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। देखिए, यहाँ पर लास्ट में पूछा गया है, कौन से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। जैव उर्वरक के रूप में एगेरिकस का नहीं होगा और एस्पैरोगैरा का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉस्टॉक और एनाबिना रहेगा, तो उसका भी होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ सही है। चलिए आंसर कर लेते हैं, केवल 2 सही है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्ति के समय जो है, ये जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदस्य में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदन में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, ये जरूरी है फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, इसकी नियुक्ति यहाँ पे है ना, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो इसकी नियुक्ति जो है फ्रेंड राष्ट्रपति करते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री, क्वेश्चन इतना ही रहेगा, नियुक्त होते हैं, चयनित होते हैं, तो क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। और नियुक्ति इसके कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और ये किस आर्टिकल के तहत, तो ये 75 का 1 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में है, भारत के प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में थी। यहाँ पर फ्रेंड प्रथम कपास मिल पूछा है, तो ये कोलकाता में स्थापना किए गए थे 1818 में। कब, 1818 में। और जगह पूछेगा तो कहाँ पर, तो याद रख लीजिएगा, फोर्ट ग्लास्टर में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन ये जो है असफल रहे थे,
वहीं सफल सूती मिल की बात की जाए तो ये बम्बई में सफल सूती वस्त्र की स्थापना की गई थी और ये 1854 में स्थापना किए गए थे। और आप लोग को पूछेगा किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो KGN डाबर के द्वारा, KGN डाबर के द्वारा, जिसे हम लोग कवास जी डाबर भी बोलते हैं। तो पहला पूछेगा जो असफल था कोलकाता में, कहाँ पे, तो फोर्ट ग्लास्टर में, और सफल पूछेगा तो बम्बई में 1854 में, इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ड्रैकन स्वर्ग पर्वत किस देश में अवस्थित है, तो यह साउथ अफ्रीका में अवस्थित है। आगे है मरमरा सागर को काला सागर से कौन सी जलसंधि जोड़ती है, तो मरमरा सागर को काला सागर से बास्पोरस जलसंधि जोड़ती है। थोड़ा यहाँ पे हम समझाते हैं आपको फ्रेंड, ये याद रख लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं एम से मरमरा सागर, के से लिख देते हैं काला सागर, ठीक है। और इसके बाद आपको हम लिख देते हैं नीचे ए से अजोब सागर। थोड़ा बस समझिएगा फ्रेंड, ठीक है। क्या क्या हम लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं एम से मरमरा सागर, फिर के से लिखे हैं काला सागर, ए से अजोब सागर, ठीक है। मरमरा यहाँ है ही, काला सागर यहाँ है ही, ये दोनों याद रह जाएगा आपको। और नीचे वाला याद रखिएगा ये अजोब सागर। तो मरमरा सागर और काला सागर को कौन जोड़ा, आप ही बता दीजिए। तो अभी प्रश्न में ही हम लोग देखे हैं वास्पोरस जलसंधि, बी फॉर वास्पोरस जलसंधि। अब बोलेगा काला सागर और अजोब सागर को कौन जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, याद रखिएगा, कर्च जलसंधि। देखिए यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए में। तो अब याद रह जाएगा मरमरा सागर को काला से कौन जोड़ रहा है, तो बास्पोरस जलसंधि। बॉस कहाँ बैठता है, वैसे भी ऊपर बैठता है ना। और जो कर्ज वाला आदमी रहता है वो कहाँ रहता है, तो नीचे रहता है। ऐसे भी तो याद रख सकते हैं। तो नीचे याद रहेगा कौन, कर्च जलसंधि काला सागर को अजोब सागर से। चलिए प्रश्न संख्या 21 के प्रश्न को हम लोग याद 21 के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, सही है। वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी, सही है। हड़प्पा कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यह भी सही है। वैदिक सभ्यता लौह युगीन सभ्यता थी, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, सभी सही है। आगे है अक्सर सुर्खियों में रहने वाला स्टेम कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला है स्टेम कोशिका केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त होता है, ये तो गलत है ना, केवल स्तनपायी लिख दिया है, ये गलत है। स्टेम कोशिका नई औषधि को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है, ये सही है। आगे है स्टेम कोशिका चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जाती है, सही है। 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 23 के प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में सही कथन पर विचार करना, और लास्ट में पूछा है सही कथन कौन सा था। हम आंसर कर देते हैं डायरेक्ट। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देना होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है केवल 3 सही है, तो ये बी नंबर में है। और लोकसभा उपाध्यक्ष या अध्यक्ष की बात आए तो ये किस आर्टिकल के तहत आते हैं इसकी चर्चा, तो आर्टिकल 93 के तहत आते हैं, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। चलिए इसका प्रश्न को आंसर करने से पहले कुछ हम लोग इसकी जरूरी चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की चर्चा की गई है, तो उच्चतम न्यायालय किस आर्टिकल में है फ्रेंड, तो ये आर्टिकल 124 में है, याद रख लीजिएगा। और उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस आर्टिकल में है फ्रेंड, तो ये 129 आर्टिकल में है। आगे आता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है, तो 214 में है। और हाई कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है, ऐसे अभिलेख न्यायालय हम लिख रहे हैं, ये किस में है, तो 215 में है फ्रेंड, याद रख लीजिएगा। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो VR गवई हैं, VR गवई, याद रख लीजिएगा फ्रेंड। चलिए अब इसका आंसर करते हैं कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में कौन आते हैं, देख लेते हैं। पहला है भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्य के बीच का विवाद, सही है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, ये गलत है। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, ये भी गलत है।
दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये सही है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, देखते हैं। प्रश्न है, जीवों के निम्नलिखित प्रकार पर विचार कीजिए। और लास्ट में पूछा है, उपर्युक्त जीव प्रकार में से किसकी या किनकी कुछ जाति को जैव प्रेरकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप है, ये तीनों ही सही है। जीवाणु और कवक तक तो ठीक है, पुष्पीय पादप में आप लोग को डाउट लग रहा होगा। याद रख लीजिएगा, जैसे नीम का एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं, नीम का पेड़ है, इसका जो तेल होता है इसका भी प्रयोग जैव प्रेरकनाशी के रूप में किया जाता है। इसी तरह अन्य पौधे भी होंगे जिसका प्रयोग जैव प्रेरकनाशी के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 26, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा। इस स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग कर देता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 के प्रश्न को देखते हैं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से शुरू हुआ। तो देखिए, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का ये हिस्सा बन गया। तो इसमें सिर्फ केवल एक ही सही है जो बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना है। प्रश्न संख्या 28 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 28 में है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा दिल्ली से नहीं लगती किंतु उसके जिले दिल्ली एनसीआर में सम्मिलित है। तो ये हो जाएंगे राजस्थान। आगे है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। है, लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। आगे है, जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे है, हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ये गलत है। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में अवस्थित नहीं है, ये कहाँ है तो लद्दाख में अवस्थित है। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा भारत का मैप हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं। इसमें जो है आप याद रखिएगा, इस साइड है क्या पे क्या लद्दाख है, इस साइड क्या है फ्रेंड तो याद रखिएगा लद्दाख है। ठीक है, इस साइड लद्दाख है और यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा लेह, ये लेह, और नीचे वाला क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये याद रखिएगा कैसे कश्मीर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हम बता रहे हैं, ये बीच में क्या है याद रखिएगा श्रीनगर, ये बीच में क्या है श्रीनगर, बस समझने के लिए, अभी थोड़ा देर में क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इस साइड जो है पाकिस्तान है, इस साइड पश्चिम साइड, तो पाकिस्तान साइड हम लोग रखेंगे बूढ़ा पुरान लोग को, किसको रखेंगे बूढ़ा लोगों को। और ये जो है हमारा लेह, एक मिनट, यहाँ पे जो है लेह, देखिए लेह में हम लोग किसको रखेंगे, इस साइड अपना भारत साइड इधर जो है रखेंगे जोश वाले आदमी को, किसको रखेंगे जोश, जोश में कौन रहता है तो भारत के युवा लोग रहते हैं। और जो बढ़िया लोग होगा, अच्छा लोग होगा, उसको कहाँ रखेंगे, मतलब बढ़िया लोग को कहाँ रखेंगे कश्मीर साइड। तो अब आपसे पूछेगा, यहाँ पे देखिए हम क्या बताए थे, श्रीनगर, श्रीनगर को लद्दाख से कौन सी दर्रा जोड़ती है तो बूढ़ा पुरान से याद रखेंगे बुर्जिल दर्रा। श्रीनगर को लद्दाख से कौन जोड़ रहा है तो बुर्जिल दर्रा याद रखिएगा, ये हो गया। इसके बाद श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ रहा है तो इधर याद रखे थे क्या जोश जोश वाला आदमी को जोजिला दर्रा, जो कि आप अभी ऑप्शन नंबर 2 में देखे थे कि जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। अब बोलेगा श्रीनगर को कश्मीर से कौन जोड़ रहा है तो इधर पूरा अपना भारत का एरिया आ जाता है, तो इधर बढ़िया लोग को रखेंगे, मतलब बनिहाल दर्रा। ठीक है, ये तीनों ट्रांजैक्शन आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर अवस्थित है, सही है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्व में अवस्थित है, सही है। सैडल पीक मध्य अंडमान पर अवस्थित है, ये तो गलत है ना, सैडल पीक कहाँ है तो ये नॉर्थ अंडमान पे है, मतलब उत्तरी अंडमान पे है, याद रख लीजिएगा। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करती है, ये भी सही है फ्रेंड। चलिए यहाँ पे थोड़ा हम लिख देते हैं, यहाँ पे मालदीव लिख देते हैं, मालदीव लिख देते हैं फ्रेंड। उसके ऊपर मिनी क्वाय लिख देते हैं, मिनी क्वाय लिख देते हैं। उसके ऊपर लक्षद्वीप लिख देते हैं, ठीक है।
थोड़ा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। और यदि आपसे पूछे मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितना डिग्री चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कितना डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। और अंडमान एवं निकोबार के बीच पूछेगा तो ये हो जाएंगे 10 डिग्री चैनल, याद रख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 31 के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है लेटेराइट तथा लाल मृदा किस प्रकार के मृदा का उदाहरण है। तो ये जो है फ्रेंड मंडलीय मृदा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएंगे। भारत के खनिज संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। इधर खनिज लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 90% प्राकृतिक स्रोत कहाँ है। तो देखिए तांबा, इसके आगे लिखा हुआ है झारखंड, ये तो गलत है ना। तांबा झारखंड में फ्रेंड नहीं है, तो तांबा कहाँ हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा फ्रेंड। तांबा जो है राजस्थान में है। तांबा कहाँ है, राजस्थान का आप लोग खेतरी जगह सुने होंगे, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आगे है निकेल, उड़ीसा, ये तो बिल्कुल सही है। और उड़ीसा में भी आप जिला याद रख लीजिएगा, जाजपुर, जाजपुर। और एक जिला है मयूरभंज, एक जिला है मयूरभंज। ये दोनों जगह फेमस हैं निकेल के लिए। टंगस्टन लिखा हुआ है केरल, ये भी गलत है ना। टंगस्टन केरल में नहीं, बल्कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कर्नाटक और राजस्थान में। कर्नाटक और राजस्थान में 42% टंगस्टन जो है फ्रेंड ये कर्नाटक में है और 27% जो है ये राजस्थान में है। और टंगस्टन के खान के लिए डगाना का खान एक फेमस है। तो फ्रेंड याद रखिएगा, तांबा जो है झारखंड गलत था, निकेल उड़ीसा सही था, और टंगस्टन जो है केरल ये भी गलत है। तो 1 और 2 गलत है, सही क्या है, केवल 2, इसे याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड प्रश्न संख्या 33 में है फ्रेंड, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। तो पृथ्वी का घूर्णन। आगे है भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा और करकास के अलावा पोनगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है। तो देखिए भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्र में पोनगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगते हैं। आगे है पोनगामिया पिनाटा के बीज में लिपिड अंश बहुत होता है जिसमें लगभग आधा ओलिक अम्ल होते हैं। तो इसका दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस बी HIV एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक है। सही है, हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। तो 1 और 2 दोनों सही है। आगे है फ्रेंड अगला प्रश्न को देखते हैं। वायु में प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा में मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी होने वाली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह अवस्था किस कारण उत्पन्न होती है, ये देखना है। तो यह अवस्था जो है किस कारण उत्पन्न होती है फ्रेंड। पहला तो पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि अंतर श्वसन में ली गई CO2 शरीर में पहुंचने पर CO2 में रूपांतरित हो जाती है, CO। ये गलत है। इसमें जो है अंतर श्वसन में ली गई CO की ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति कहीं अधिक बंधुता, ये सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत है। तो ये जैन मत का क्रोड सिद्धांत है। निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्षण जो है श्रम की न्यून कार्यक्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, ये भी सही है। पूंजी निर्माण की निम्न दर, ये भी सही है। लेकिन प्राकृतिक संसाधन की कमी ये नहीं है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 39 के प्रश्न को देखते हैं। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसे शिवाजी के बाद मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना गया है। तो बालाजी विश्वनाथ को। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए असत्य कथन देखते हैं। पहला है 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी का व्याप्तगत का सिद्धांत प्रमुख था, ये भी सही है। ऑट्रम की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का विलय कर दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी, ये भी सही है। TR होम्स ने 1857 की क्रांति के बारे में कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह, ये तो गलत है ना।
टी.आर. होम्स ने ये नहीं कहा था, ये कौन कहा था? बेंजामिन डिज़रायली। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उसके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बंगाल विभाजन, ये बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। सूरत विभाजन 1907 में हुआ है। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हुआ है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो हो जाएगा बंगाल विभाजन, एक हो जाएगा। उसके बाद 1906 वाला ले लीजिए, एक के बाद 4 हो जाएगा, एक के बाद 4 हो जाएगा। फिर ले लीजिए 1907 वाला, 1 4 2। ऑप्शन नंबर सी में है 1 4 2 3। आगे है किसका मिलान गलत है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही है। राष्ट्र सांख्यिकी दिवस 19 जून सही है, 29 जून सही है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून सही है। विश्व रक्तदान दिवस 23 जून, ये गलत है, ये 14 जून हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में थोरियम का कोई निक्षेप नहीं पाया था। गलत है ना, भारत में थोरियम का निक्षेप पाया जाता है। केरल की मोनोजाइट बालुका में यूरेनियम होता है? नहीं, मोनोजाइट बालुका में ही थोरियम पाए जाते हैं, याद रख लीजिएगा फ्रेंड। तो दोनों ही कथन गलत है और सही पूछा, सही कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन फ्रेंड? अमरकंटक। क्या आंसर हो जाएंगे? अमरकंटक। मान लीजिए ये अमरकंटक है, इस साइड अरब सागर है और इस साइड बंगाल की खाड़ी है। तो इस साइड कौन सी नदी आ जाएगी? एन से नर्मदा आ जाएगी। और जो है इधर बंगाल की खाड़ी साइड कौन सा आ जाएगा? तो सोन नदी आ जाएगा। और ये अमरकंटक की पहाड़ी है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और जो सोन नदी है ये पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 47 के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है? तो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार पूछा है तो कनाडा हो जाएगा, कनाडा हो जाएंगे। आगे है, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? मतलब गांधी जी के किस अनुयायी, कौन सा अनुयायी जो है पेशे से शिक्षक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। आगे है, दमन गंगा ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है। गिरना महाराष्ट्र में है। पंबा केरल में है। ये सभी सिंचाई परियोजना सही है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। 1 2 और 3 सभी सही है। आगे है, किस अनुच्छेद के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्री परिषद भंग हो जाती है? तो ये हो जाएंगे 365 अनुच्छेद के तहत। आगे है, भारत का प्रथम राज्य जिसने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया? तो अपना बिहार राज्य स्पोर्ट काउंसिल का गठन कब हुआ? 1961 में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को, ये डेट याद रख लीजिएगा, 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो उस समय बिहार के राज्यपाल थे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 में है, बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिले का विभाजनोपरांत बना था? तो ये जहानाबाद के विभाजन से बने थे। गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो गंगा सोनद्वाब, अंग का मैदान, मगध का मैदान, उपर्युक्त सभी कहा जाता है। सेबी ने सर्वप्रथम साझा कोष नियामक जारी किया था। तो साझा कोष नियामक ये 1993 में जारी किए थे। वहीं सेबी की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, ये याद रख लीजिएगा। और इसको जो है फ्रेंड वैधानिक मान्यता कब दिया गया है? तो ये 30 जनवरी, याद रखिए, 30 जनवरी 1992 में। और इसका हेडक्वार्टर पूछे फ्रेंड, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। और सेबी का वर्तमान में हेड पूछे तो तुहिन कांत पांडे, TKP हम लिख देते हैं, तुहिन कांत पांडे है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। PPP की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था? तो PPP की अवधारणा का प्रतिपादन IMF के द्वारा किया गया था। IMF का हेडक्वार्टर पूछे, IMF और विश्व बैंक दोनों का हेडक्वार्टर पूछे तो W से वाशिंगटन हो जाएगा। UNO का हेडक्वार्टर पूछे तो N से न्यूयॉर्क हो जाएंगे।
और यूएनडीपी का अगर हेडक्वार्टर पूछे तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क भी हो जाएंगे। मतलब ए और बी का हेडक्वार्टर जो है आईएमएफ और विश्व बैंक वाशिंगटन, और यूएनडीपी और यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 59 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 59 में है बूम का क्या अर्थ है। तो बूम का अर्थ होता है बाजार में तेजी, बाजार में तेजी। आगे है गिफिन पैराडॉक्स क्या कहलाता है। तो गिफिन पैराडॉक्स जो है आय तथा घटिया वस्तु का मांग संबंध है। आगे है कृषि निर्यात क्षेत्र में केंद्रीय सरकार की शीर्ष एजेंसी कौन है। तो केंद्रीय सरकार की शीर्ष एजेंसी एपीडा है। एपीडा की स्थापना की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना 13 फरवरी 1986 को किया गया था, एपीडा की स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 62 के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 62 में है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि वहाँ शोषण की दर क्या होती है, घट जाती है। प्रश्न संख्या 64 में है प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है। तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। अगला प्रश्न, जब दूरदर्शी की नली बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। उसकी आवर्धन क्षमता जो है फ्रेंड ये कम हो जाती है, उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे है पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती है तो दाब विद्युत प्रभाव से, पराश्रव्य तरंग उत्पन्न होती है दाब विद्युत प्रभाव से। आगे फ्रेंड अगला प्रश्न है किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी क्या हो जाएगा। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। आगे है द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या है। तो इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएंगे। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है तो फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 में है अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम आते हैं। एंटीमनी क्या है, ये एक उपधातु है। तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब तक भाप गुजरती है ऊपर से, किसके ऊपर से, तो एल्युमिनियम के ऊपर से। आगे है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है तो इस तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है। तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 75 के प्रश्न को देखते हैं। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक से होता है। तो इसका निर्माण एस्केलेरन काइमा से होता है फ्रेंड, इसको याद रख लीजिएगा, जिसे दृढ़ ऊतक भी कहते हैं। आगे है साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाई जाती है तो ये तंबाकू के खेत में पाए जाते हैं। अगला है मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब क्या, माता पिता शुद्ध प्रजनक होंगे। ऑप्शन नंबर ए। हृदय चक्र क्या कहलाता है। तो हृदय चक्र जो होता है ना, हृदय के संकुचन और शीतलन का एक चक्र होता है, शिथिलीकरण का एक चक्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न 79 है हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर उसका जो है नियंत्रण कर सकते हैं। आगे है थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला पॉइंट है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लौह की आवश्यकता होती है, ये तो गलत है ना, इसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियमन करता है, ये सही है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। अभी हम पहला पॉइंट में बोले थे कि इसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आगे है थायरॉक्साइन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, सभी सही है। तो सही नहीं है कौन, ऑप्शन नंबर ए। आगे है फ्रेंड जननांग हर्पीज, जिसे जेनेटल हर्पीज बोलते हैं, के संक्रमण डैश के कारण होते हैं। तो जननांग हर्पीज जो होते हैं ये विषाणु के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 को देखते हैं। 82 में है केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। तो विटामिन बी का, और विटामिन बी में भी विटामिन B6 का याद रखिएगा। मुख द्वारा लेने वाले गर्भनिरोधक गोली निरोध कर देती है, अंडोत्सर्ग का निरोध कर देते हैं। आगे है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये रचना किसकी है। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रूसो की
रचना है, याद रख लीजिएगा फ्रेंड। और दो पुस्तक हम बता रहे हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। ये पहले हम जॉन लॉक का बता रहे हैं, ठीक है। तो जॉन लॉक का याद रखिएगा, ट्रीटीज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये याद रखिएगा। ये किसकी पुस्तक है? तो जॉन लॉक का। अगला हम बता रहे हैं फ्रेंड मॉन्टेस्क्यू का। मॉन्टेस्क्यू का हो जाएगा द एस्प्रीट ऑफ लॉज, एस्प्रीट ऑफ लॉज, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग कलर में भी लिखे। जॉन लॉक का क्या था? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और मॉन्टेस्क्यू का क्या था? द एस्प्रीट ऑफ लॉज। ये पुस्तक बहुत पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। अगला है स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो टॉमस जेफरसन के द्वारा किए गए थे। आगे है पोलैंड के विद्रोह को यहाँ पे को होना चाहिए। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो पोलैंड के विद्रोह को जो है फ्रेंड किसने कुचल दिया था, ये पूछा है। तो रूस के द्वारा कुचल दिया गया था। चलिए 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित में से मापा जाता है? तो डॉट पर इंच में मापा जाता है। आपको सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछेगा, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डॉट पर इंच। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से किसमें डेटा को बनाए रखने के लिए निरंतर ताज़ा यानी रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर यहीं लिख देते हैं, DRAM, ड्रम। इसका आंसर हो जाएगा ड्रम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 89 के प्रश्न को। कंपाइलर्स और 89 में है, कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के डैश होते थे, ये एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे है जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया है? तो ये मालदीव हो जाएंगे। चैल वन्यजीव उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये HP हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे। 92 का प्रश्न है फ्रेंड, यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ने लगेंगे, क्योंकि जो सूर्य से पराबैंगनी किरण आता है, अगर ओजोन परत नहीं रहा तो वो डायरेक्ट हमारे बॉडी पे लगेंगे और उससे त्वचा कैंसर होगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और ओजोन को मापने की इकाई क्या होती है, ये भी याद रख लीजिएगा, डॉब्सन, ठीक है। आदि जैन ग्रंथ की भाषा क्या थी? तो आदि जैन ग्रंथ की भाषा प्राकृतिक थे। और बौद्ध ग्रंथ पूछेगा तो इसकी भाषा क्या हो जाएंगे? पाली हो जाएंगे। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? तो ये स्पेनिश थे। पाब्लो पिकासो जो है ये स्पेनिश थे फ्रेंड, याद रखिएगा। 95 नंबर प्रश्न है, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो ये कथकली के प्रतिपादक है। और कथकली कहाँ पर फेमस है? तो केरल में। आगे बढ़ते हैं, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध भी फ्रेंड कथकली नृत्य शैली से है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? तो शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था, इसको याद रख लीजिएगा। 98 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित रसायन पर विचार करें। और पूछा हुआ है उपयुक्त में से कौन से निर्जल धुलाई रासायनिक के रूप में प्रयोग में लाया जाते हैं, ठीक है। तो देखिए बेंजीन भी निर्जल धुलाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी और टेट्राक्लोरो इथाइलिन भी, 1, 2 और 4, लेकिन 3 नंबर सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएंगे। आगे है, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP क्या होता है? अच्छा प्रश्न है फ्रेंड। तो किसी भी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है, जो भी सकल घरेलू उत्पाद होते हैं उसमें से मूल्य ह्रास को घटा देने से NNP निकल जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से मुद्रा का गौण कार्य कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है। तो देखिए स्थगित भुगतान का मान ये सही है, मुद्रा का मापदंड ये गलत है, मूल्य का संचय ये भी सही है, और मूल्य का हस्तांतरण ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड ये आज का 100 प्रश्न था फ्रेंड। हम कुछ स्पीड में सेशन को खींचे हैं और कुछ जो है फ्रेंड जहाँ पर ज़रूरत थी समझाने की वह हम समझाने का कोशिश किए हैं। इससे परेशान नहीं होना है, बस आप पूरे आराम से धैर्य से 100 प्रश्न को देखिए फ्रेंड, काफ़ी फायदा होने वाला है आने वाले बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्जाम में।